सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के नए टॉपिक जिसमें यूरोपियों का आगमन से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे। इससे पहले भी हल किया गया है, लेकिन उसमें से बहुत सारे टॉपिक को छोड़ दिया गया था क्योंकि उस समय क्लास कंप्लीटेड नहीं हुआ था। तो आइए आज हम लोग इसका विस्तार पूर्वक विथ अपडेटेड देखते हैं। यूरोपियों का आगमन इससे रिलेटेड अगर आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और यहाँ पर हम उन सभी को भी चर्चा करेंगे जो कुछ रिलेटेड थ्योरी होगा। देखा जाए, पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सूची 1 में है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और सूची 2 में है स्थापना वर्ष। तो देखिए, पहले आपको समझना होगा इसमें से कि किस तरह के से जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी थी वह किस तरह से आए। पहले कुछ व्यक्तिगत रूप से आए, फिर कंपनी के रूप में कब आए, जब वहाँ की सरकार उसको क्या कर दी है, एक नियम कानून के तहत उसको अधिकार देकर, जब पूर्वी देशों अर्थात भारत भी आ रहा है उसमें, जब उस अधिकार के साथ भारत भेज रही है, तो वह एक प्रकार से क्या कहलाया, व्यापारिक कंपनी कहलाया। तो आइए उन्हीं को देखते हैं। पहला कह रहा है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आइए, आपको मालूम होगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी वह कब आती है। वह वास्को डी गामा जब 17 मई 1498 ईस्वी को सूरत के बंदरगाह पर, सूरत नहीं, कालीकट के प्रमुख बंदरगाह जो कपक डाबू है वहाँ पर वो उतरते हैं। तो यह जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक कंपनी है होती है, उसकी स्थापना 1498 ईस्वी में किया जाता है। आपको मालूम होगा यह शहर पुर्तगाल का लिस्बन से, जब वहाँ का जो उस समय का जो ये होते हैं, क्या बोलता है, वो राजा होते हैं, खुद उसका स्वागत करते हैं, वहाँ अभिवादन करते हैं। वहाँ से एक नहीं, मतलब बोला जाता है कि बहुत सारे नाविक वहाँ से चलते हैं, जिसमें वास्को डी गामा के साथ 4 जहाज़ों का बेड़ा उनको साथ में भेजा दिया जाता है। तो वहाँ से जब वो चलते हैं तो लगभग 10 महीने 12 दिन के बाद, उस यात्रा के बाद वो भारत की धरती पर अर्थात वह कालीकट के बंदरगाह पर पहुँचते हैं। तो वही कह रहा है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना वर्ष है वह 1458 ईस्वी में। दूसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उसके आगमन का भी, वह भारत की धरती पर भी 1498 ईस्वी में आता है, वास्को डी गामा। और आपको मालूम होगा कि जो कालीकट के राजा कौन रहते हैं, जमेरियन रहते हैं, वह उनका हार्दिक स्वागत करते हैं तथा वह उसको मसाला तथा जड़ी बूटी को अपने साथ ले जाने की आज्ञा भी देते हैं। और वही पुर्तगाली जो है अपने साथ उस मसाला को जब यूरोपीय बाजार में ले आकर बेचता है, तब वह अपनी यात्रा का जो खर्च घटाने के बावजूद भी 60 गुना उसको फ़ायदा होता है। उसके बाद आगे कहानी आगे देखेंगे, बहुत सारे उसके बाद फिर आते हैं। फिर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष कब है। इसकी स्थापना वर्ष है 1600 ईस्वी में। हालांकि इसकी जो बैठक दल है वह 1599 ईस्वी में ही क्या किया गया था, सितंबर 1599 ईस्वी में जो मेयर एक होते हैं, कौन मेयर होते हैं, ये देखिए लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया जाता है। और इस व्यापारिक ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया जाता है। वही कंपनी जो होता है गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द इंडीज के नाम से रखा जाता है। और वही महारानी एलिजाबेथ जो क्या करती है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक आज्ञा पत्र जारी करती है, जो क्या कर सके, 15 देशों के साथ, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ वह व्यापार कर सके। तो ध्यान में रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना वर्ष है वह 1600 वर्ष में। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वह 1602 ईस्वी में है। तो अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा कि बहुत सारे लोगों का कि डच तो ब्रिटिश से पहले आया। हाँ, आने का जो आगमन है वह पहले जरूर आया था, लेकिन एक तरह से व्यापारिक कंपनी के रूप में वो 1602 ईस्वी में आता है। वह जो डच होता है वो एक बार 1596 ईस्वी में आता है। प्रथम डच यात्री जो रहते हैं कार्नेलियस हॉटमैन, अगर उस रूप में पूछ दिया जाए कि कार्नेलियस हॉटमैन कब आते हैं, तब वह 1596 मारना। लेकिन अगर वह व्यापारिक कंपनी के रूप में है तो आपको मालूम होगा कि 1602 ईस्वी में विभिन्न डच व्यापारिक कंपनियों को मिलाकर क्या किया गया था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई थी, जिसे हम लोग VOC के नाम से भी जानते हैं। और वही 1602 ईस्वी में क्या हो गया था, बनाकर उसको व्यापार करने का अधिकार देकर पूर्वी देशों में भेजा गया था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में भारत भी या 1605 ईस्वी में आती है और अपना व्यापारिक कोठी प्रथम कहाँ स्थापित करती है, पहला जो है व्यापारिक कोठी वह मसूलीपट्टनम में स्थापित करती है। उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब फ्रेंच की बात की जाए तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपको मालूम होगा लुई 14वां के मंत्री कॉलबर्ट और सरकार की सहायता से 1764 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से प्रथम फ्रांसीसी कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना की जाती है। और उसी के नेतृत्व में
फ्रांसीसी सबसे पहले मेडागास्कर द्वीप पर पहुंचते हैं और जहां पर वह अपना व्यापारिक उपनिवेश करने में असफल रहते हैं। फिर दूसरा दल 1667 ईस्वी में वो भारत आता है। तो इस तरह से व्यापारिक कंपनी और आने का जो आगमन है उसे ध्यान में रखिएगा। हाँ, व्यापारिक कंपनी कब होता है? जब वहाँ की सरकार उसको आधिकारिक रूप से मान्यता दे देती है और कुछ शक्तियाँ दे देती है ताकि वह क्या कर सके, जाकर दूसरे देशों में व्यापार कर सके, वो व्यापारिक कंपनी कहलाया। तो वह इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 में सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए। सूची 1 में यहाँ पर है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और मुख्यालय। अब देखिए मुख्यालय, अब यहाँ पे भी ध्यान में रखना है, मुख्यालय है ना कि यहाँ पर है ये वह अपना कोठी कहाँ स्थापित करता है। ये दोनों में अंतर है। आपको मालूम होगा ना, बहुत सारे हमारे देश में बैंक हैं, तो बैंक तो बहुत है, लेकिन उसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? बहुत सारा का आपको देखने को मिलेगा मुंबई में, कुछ का देखने को मिलेगा कहाँ, दिल्ली में। तो मुख्यालय जो होता है जहाँ से प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है, तो वो अंतर है। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं इसमें भी गलत जवाब दे देते हैं। अगर ऑप्शन में दे दिया रहेगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था, तो अगर ऑप्शन में दे दिया जाए गोवा, दे दिया जाए कोचीन, दे दिया कूनूर, तो तुरंत कोचीन मारेंगे। तो चीज़ों को समझिए कि मुख्यालय है जहाँ से वो प्रशासनिक क्या करता था, नियंत्रण को स्थापित करता था, प्रशासन को नियंत्रण करता था उस फैक्ट्रियाँ का जो स्थापित हो रहा था। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ गोवा को प्रथम मुख्यालय बनाता। आपको मालूम होगा गोवा का जो कौन होता वास्तविक शासक, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता जाता है। और बाद में मालूम होगा कि नुनो डी कुन्हा के द्वारा 1534 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है, इसको अथी कर दिया जाता है, वहाँ का अपने मतलब जो भी पूरा जो सरकारी कार्यालय रहता है कोचीन से उठाकर गोवा भी स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार से गोवा उसका औपचारिक राजधानी हो जाता है। तो मुख्यालय कहाँ होता है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का? गोवा होता है। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अब हम लोग देते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तो स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा वह स्थापना किया जाता है, वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। यह 31 दिसंबर में जरूर ये आज्ञा पत्र जारी होता है, लेकिन इसका काम जो है गठन वहाँ अक्टूबर में हो जाता है। कभी कभी प्रश्न यह भी पूछ दिया जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था। उसमें आपको सर टॉमस स्माइथ भी रहेगा और उसमें रॉबर्ट क्लाइव भी रहेगा, वारेन हेस्टिंग। तो ध्यान रखिएगा अगर इस कंडीशन में पूछ जाए तो वह टॉमस स्माइथ होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी गठन अक्टूबर से होती है, दिसंबर में पूरा होता है। उस समय 4 महीना के लिए रॉबर्ट स्माइथ को बनाया जाता है वहाँ पर क्या, उसको गवर्नर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर से पुनः रीइलेक्ट करके उसको 1603 ईस्वी से 1681 वो आगे प्रश्न आएगा। तो चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो पाए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वह अपना कहाँ करता है मुख्यालय, वह कोलकाता में बनाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1690 ईस्वी में वह ब्रिटिश को क्या होता है, जब चॉर्नॉक के नेतृत्व में 1690 ईस्वी में सूतानाती करके एक क्या होता कलकत्ता में एक जगह होता, वहाँ पर वह व्यापारिक कोठी स्थापित करता, वहीं से उसका कलकत्ता की ओर नींव पड़ता है। और आपको 1673 ईस्वी में क्या करता है, वह वहाँ का व्यापारिक राजधानी भी घोषित करता है। प्रेसिडेंसी नगर घोषित करने के बाद राजधानी होता है। फिर मुख्यालय वह अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता में बनाता है। तो ध्यान में रखिएगा। और अपन व्यापारिक कोठी प्रथम कहाँ स्थापना करता है, यह 1608 ईस्वी में। लेकिन बाद में यह भी आपको बताएंगे कि किस कारण से रद्द कर दिया जाता, तो मसूलीपट्टनम में बनाता है। लेकिन अस्थायी रूप से फिर उसको सूरत में ही वह अधिकार औरंगजेब ये जहांगीर के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात की जाए तो अभी हम लोगों ने देखा था डच ईस्ट इंडिया कंपनी वह भारत में कब आती है। हालांकि वह जो डच होता है 1696 ईस्वी में कार्नेलियस ऑटमैन के द्वारा वह आया जाता है, लेकिन व्यापारिक कंपनी के रूप में जब वह व्यापार का अधिकार मिलता है तो 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर एक क्या किया जाता है, VOC भॉक नामक कंपनी की स्थापना की जाती है, जिसे हम लोग यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। इसका मूल नाम वही भॉक था। तो वह कब किया जाता है, 1602 ईस्वी में किया जाता है। और वह आते ही वह अपना व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री स्थापना करता। तो मुख्यालय करा, और यह जो है नेकपट्टनम। आपको मालूम होना चाहिए कि 1690 ईस्वी में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वह क्या करता है, ये पुलिकट से स्थानांतरित कर वह अपना मुख्यालय नेकपट्टा में कर देता है, और वही उसके लिए जो प्रमुख मुख्यालय वही जाना जाता है। अगर पुलिकट दिया हुआ रहेगा 1690 से पहले तो वह भी आप मार सकते हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं है। 1690 से पहले कुछ समय के लिए वो रहा था। फिर है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए फ्रेंच हम लोगों ने देखा था कि लुई चौदहवां के नेतृत्व में उसके मंत्री कॉलबर्ट और सरकार की सहायता से क्या होता है, 1664 ईस्वी में एक भारत से व्यापार करने के लिए एक फ्रांसीसी कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना की जाती है। वही फ्रांसीसी
पहले मेडागास्कर द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां पर वो अपना उपनिवेश बनाने में कामयाब रहते हैं, यानी असफल रहते हैं। उसके बाद दूसरा गुट 1667 ईस्वी में किसके नेतृत्व में, नायक फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में वो पहुंचता है, और उसके बाद 1668 ईस्वी में सूरत में वो अपना व्यापारिक कोठी स्थापना करता है। तो ध्यान में रखिएगा। और वह जो अपना मुख्यालय है वह कहाँ बनाता है, अब देखिए हम लोग मुख्यालय देख रहे थे, तो वह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, वह अपना मुख्यालय वह पांडिचेरी को बनाता है, या वही पांडिचेरी जो उसको कहाँ से प्राप्त होता है, ये देखिए कौन तो सूर है यो है, देखिए नाम भूल गए हैं, अच्छा याद आ जाएगा। तो वो क्या करता है, पांडिचेरी को वो क्या करता है, 1701 ईस्वी के पूर्व फ्रांसीसियों के सभी बस्तियों का वो मुख्यालय बनाता है। हाँ, शेर खान लोदी होता है, वह शेर खान लोदी होता है, जिससे वह छोटा सा एक गांव प्राप्त होता है, यही फ्रांसीसी बस्ती स्थापित करता है, जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। वो कब प्राप्त करता है, शेर खान से 1673 ईस्वी में, शेर खान लोदी। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया विभिन्न व्यापारिक कंपनी का मुख्यालय देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया उसका स्थापना वर्ष देख लिया था, तथा यह भी जान लिया कि स्थापना वर्ष तथा आगमन उसके आने का भी अंत अलग अलग है। देखिए प्रश्न को 2-3 तरह से पूछा जाता है। एक डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि उस व्यक्ति का नाम देकर पूछ दिया जाएगा कब आया, एक दे जाएगा विभिन्न व्यापारिक कंपनियों को आने का क्रम। तो जिस तरह से व्यापारिक कंपनी बनती गई, वहाँ के देश के द्वारा जो अधिकार मिलता गया, जिस तरह से वो आते गई, अगर यह क्लियर रहेगा तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। अब कह रहा है व्यापारिक कंपनी यानी कहने का मतलब वहाँ के सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से कंपनी बनाकर वह पूर्वी देशों के साथ क्या किया गया, व्यापार करने के लिए भेजा गया, वह हुआ व्यापारिक कंपनी। अन्यथा ये न कि कोई भी यात्री आ गया तो वह हो गया, तो वह व्यापार करने के उद्देश्य से तो नहीं आया ना, वो आया सिर्फ, लेकिन व्यापारिक कंपनी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो व्यापारिक कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से वहाँ की सरकारों के द्वारा जो एक अधिकार पत्र और कुछ जो सपोर्ट दिया जाता था, जैसे कि वास्को डी गामा आया था तो उसके साथ बहुत सारा और भी साथ में सपोर्ट में भेजा गया था। आपको मालूम होना चाहिए जब वास्को डी गामा आया था तो एक नहीं था, उसके साथ 4 बोट ऑलरेडी था, और उस बोट में नए नए सब कुछ औजार नक्शा सब कुछ था, यहाँ तक कि उस युग का आधुनिक तोप भी मौजूद था। तो ये अंतर है व्यापारिक कंपनियों और आने का आगमन में, तो आप इस चीज़ को कभी गलती नहीं करेंगे। तो करा विपिर किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ, तो पहले पुर्तगाली आता है, कब, 1498 ईस्वी को 17 मई को। पुर्तगाली के बाद कौन आता है व्यापारिक कंपनी, वह ब्रिटिश आता है। अब फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना कि डच आता है 1596 ईस्वी में, वह डच व्यापारिक कंपनी के रूप में नहीं उस समय आता, व्यापारिक कंपनी के रूप में डच में हम लोगों ने देखा ना 1602 ईस्वी में विभिन्न डच व्यापारिक कंपनियों को मिलाकर एक क्या क्या बनाया जाता है, BOC नामक कंपनी, यानी बड़ी कंपनी की स्थापना की जाती है, जिसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट इंडिया ऑफ नीदरलैंड के भी नाम से जानते हैं। तो दूसरे बात ब्रिटिश आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसमें हम लोगों ने देखा था 31 दिसंबर को एलिजाबेथ के द्वारा क्या करता है, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार वह दिया जाता है। उसके बाद उसी के नेतृत्व में क्या होता है, एलिजाबेथ के नेतृत्व में फिर जेम्स प्रिंस प्रथम जब होते हैं तो उनके नेतृत्व में कौन आते हैं भाई, ये क्या बोलता है, सर टॉमस रो आता है, जो वहाँ के लिए, जो ब्रिटिश के लिए एक मतलब कहिए हुआ एक मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह सूरत में साथ साथ में बंगाल को अधिकार के लिए भी, व्यापार के अधिकार को वह प्राप्त करवा लौटता है। तो उसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, किस तरह से टॉमस रो है द मुगल ग्रेट्स में, उसके बारे में काफ़ी वृत्तांत लिखा हुआ है, 3 साल को कैसे कैसे भारत में बिताता है, इसका संक्षिप्त हम वर्णन करेंगे। नेक्स्ट देखिए डच, उसके बाद डच आता है 1602 ईस्वी में आता है। उसके बाद डैनिश, आपको मालूम होना चाहिए ना, डैनिश 1616 ईस्वी में आता है। यह व्यापार करने के उद्देश्य से जरूर आता है, लेकिन व्यापार तो स्थापना यहाँ करता है, लेकिन वह बाद में क्या होता है 1674 ईस्वी में ये सब व्यापारिक कंपनियाँ ब्रिटिश को बेच कर वो निकल जाता है और चीन के साथ वो व्यापार करता है। उसके बाद फ्रेंच हम लोगों ने देखा था, फ्रेंच 1664 ईस्वी में आते हैं और 1668 ईस्वी में व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापना करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद फ्लैंडर्स और स्वीडस आते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 सब क्रम में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। अब देखिए वह पुर्तगाली कौन था, अभी हम लोगों ने देखा था कि पुर्तगालियों में से सबसे पहले तो वास्को डी गामा आता है, वास्को डी गामा ऑप्शन में है। पुर्तगाली पर जिसने गोवा पर अधिकार किया, तो वह वास्को डी गामा कोई भी अधिकार नहीं करता, वह 3 से 4 महीना रहने के बाद वह वापस चला जाता है पुर्तगाल। उसके बाद क्या कौन आता है, पेट्रो आता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में पेट्रो है, फुल नाम देखिए ध्यान में नहीं है, हाँ पेट्रो एल्वरेज था, पेट्रो एल्वरेज आता है 1500 ईस्वी में आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन और 1505 में कोनूर में होता है। उसके बाद प्रथम वायसराय के रूप में फ्रांसो डी अल्मेडा आता है, तो फ्रांसो डी अल्मेडा तो जरूर आता है, फ्रांसो डी अल्मेडा आता है, तो वह क्या होता है
1505 से 1509 ईस्वी तक में रहता है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि अल्मेडा का मूल उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी यही नीति ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। हो सकता है प्रश्न में कभी पूछ दिया जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, तो जो फ्रांसो डी अल्मेडा पुर्तगाल से भारत में वायसराय बनाकर भेजा जाता है, तो उसका मुख्य जो सिद्धांत होता है शांतिपूर्वक व्यापार करना होता है, और यही उसकी नीति ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल की नीति के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं ब्लू वाटर पॉलिसी को आप जोड़ दीजिए वो व्यापारिक नियंत्रण पर, जो समुद्र पर जहाज़ों पर नियंत्रण था, वो अलग है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। वो कार्टेज अल्मेडा है, वह व्यवस्था अलग है। फिर है बी में है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो बी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो 1509 ईस्वी में आता है, 1515 ईस्वी तक रहता है। यही इसी को वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। यही 1510 ईस्वी में क्या करता है, गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीतता है। तथा आपको यह भी हम बता दें जानकारी के लिए कि अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव के राय के साथ मिलकर भटकल पर एक किला बनाता। तथा एक और महत्वपूर्ण बात, 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया का जो महत्वपूर्ण मंडी होता है, कौन? मलक्का, उस पर वह नियंत्रण स्थापित करता है। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1511 ईस्वी में। इसी कारण इसे, इन सभी चीज़ों के कारण उसे वास्तविक संस्थापक बोला जाता है पुर्तगालियों का। नेक्स्ट देखिए 5 में, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का, भारत में पूछ रहा है, अगर यहाँ पर रह जाता, भारत में नहीं रहता, सिर्फ पूछता ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर, तो कौन हो जाता? टॉमस स्माइथ हो जाता। टॉमस स्माइथ वही थे जिन्होंने, हम लोगों ने देखा था कि 1603 ईस्वी में क्या होते हैं, 1603 ईस्वी में उनको री इलेक्ट किया जाता। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो रहा होता है, तो आपको मालूम होगा ना कि एलिजाबेथ 31 दिसंबर को वो अधिकार पत्र जारी करती है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो है इसको स्थापना को लेकर अक्टूबर से ही चलता है। जैसे ही इसका बोर्ड का गठन होता है, तो उसी समय कौन होते हैं? टॉमस स्माइथ जो होते हैं, उनका गवर्नर बना दिया जाता है। 4 महीना के लिए रहते हैं, फिर से वो 1603 में। लेकिन भारत में करा तो वह हो जाएगा, कंपनी का पहला गवर्नर कौन होता है? वह वारेन हेस्टिंग्स होता है। वारेन हेस्टिंग्स वही होता, क्यों होता? जैसे ही कलकत्ता को 1773 ईस्वी से राजधानी वहाँ का बनाया जाता है, उस राजधानी बनाने के बाद जो उसका गवर्नर जनरल है, वारेन हेस्टिंग्स को ही रखा जाता है। कभी कभी प्रश्न यह भी पूछ दिया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर उत्तराधिकारी कौन था? तो वह हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स ही होगा। उसकी चर्चा आगे करेंगे हम लोग। फिर है 6 में, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? अब देखिए कह रहा है कौन सा यूरोपीय है, ब्रिटिश है, फ्रेंच है, डच है, पुर्तगाली है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि वह पुर्तगाल के लिस्बन शहर से, जहाँ वहाँ की राजा उसको क्या करती है, मतलब अधिकार देती है कि आप जाइए, वह पूर्वी देशों के साथ संबंध जोड़िए। तो वहाँ पर एक नहीं, मतलब बोला जाता है 170 नाविक तैयार थे। तो वही पुर्तगाली वास्को डी गामा, साथ में इसमें 4 से 5 जहाजी बेड़ा भी सपोर्ट में दिया जाता है। साथ में पूरा जो नक्शा लैस रहता है, उसके बाद हथियार उस समय का सब कुछ सुविधा के साथ वहाँ पर छोड़ा जाता है। तो वही हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा, जो भारत के द्वीप पर, भारत के धरती पर वह 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के बंदरगाह, कौन सा, कप्पा डाबू पर पहुँचता है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में करा, वर्ष 1998 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो भारत में वास्को डी गामा कहाँ उतरा था? हम लोगों ने देखा था वास्को डी गामा वह 17 मई 1498 ईस्वी को वह कालीकट के बंदरगाह, कालीकट का बंदरगाह जो हम लोग देखे कौन सा, कप्पा डाबू है ना, कप्पा नहीं, कप्पक डाबू होता है, वही कालीकट के बंदरगाह होता है, कप्पक डाबू। और इसमें जो उसका सहयोग करता है एक गुजराती पथ प्रदर्शक रहता है, अब्दुल मजीद। तो कभी कभी हो सकता है प्रश्न वह भी पूछ दिया जाए कि वास्को डी गामा के पथ प्रदर्शक के रूप में कौन सा गुजराती था? तो वह हो जाएगा अब्दुल मजीद था, जो उसको पथ प्रदर्शक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 में, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था, हॉलैंड का था, अमेरिका का था, फ्रांस का था। तो वास्को डी गामा वह पुर्तगाल का रहने वाला था। उसके बाद क्या है, उन्होंने वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो बताइए वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के आकर में भेंट किया था? टॉमस रो था, टॉमस रो भी आया था। उसके बाद है राल्टा बीता, सर जॉन्स और सर सोंट। तो इस तीनों ऑप्शंस में से सर टॉमस रो हो जाएगा। अगर यहाँ पर रहता ये हॉकिंस, तो हॉकिंस भी होता, लेकिन हॉकिंस ऑप्शन में है ही नहीं। टॉमस रो, ये वही टॉमस रो है। अगर आप द ग्रेट मुगल्स कभी पढ़ने का मौका मिले, बुक काफ़ी अच्छा बुक है, उसमें इसकी यात्रा का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वो 3 साल यहाँ बिताता है, किस प्रकार से वो मतलब कहिए कि
सितंबर में, यहाँ सितंबर में 1615 ईस्वी को पहुँचता है। और उस समय जब वह सूरत के तट पर पहुँचता है तो उस समय जहांगीर के बेटा खुर्रम होता है, उसी के आधिपत्य में वो क्षेत्र खुर्रम रहता है। तो खुर्रम और वहाँ के जो गवर्नर रहते हैं, यह टॉमस रो को किस तरह से संबोधन करते हैं, किस तरह से उनको मतलब ये चिढ़ाया भी जाता है, बहस भी होता है। और इसमें वह क्या होता है, जो खुर्रम होता है वह नहीं चाहता है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों का क्या हो, प्रभुत्व हो, स्थापना हो। इसके कारण वो आज्ञा ही नहीं देता उतरने को। तो वह सितंबर में तो पहुँच जाते हैं, लेकिन 18 अक्टूबर को खुर्रम के द्वारा घोषणा किया जाता है कि जो पुर्तगाली हैं वह अपना सामान उतार सकते हैं, लेकिन रहने का इजाज़त नहीं दिया, यानी नाव पे ही रहना पड़ेगा। काफ़ी है, मतलब बहुत संघर्ष कर सर टॉमस रो, अगर आज ब्रिटिशर्स कहने का मतलब राज किया है भारत पर अगर, तो वह उसके पीछे सर टॉमस रो का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि यह जो अधिकार ले जाता है वह परोस कर पूरा इंडिया को परोस कर वो भारत उस ये ब्रिटेन के सम्राट के सामने रखता है, तो यही सर टॉमस रो होता है, जो हम लोग आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे किस प्रकार से टॉमस रो अक्टूबर में फिर उसको आज्ञा मिलता है, फिर वह बहस करता है। तो उसी में से एक क्या होता है, जहांगीर के जो सैनिक होते हैं और जो उसके लोग होते हैं, वह जहांगीर तक ये सूचना पहुंचाते हैं कि जेम्स प्रिंसेप जो हैं उनके राजदूत आए हैं। तो वह जहांगीर को जैसे ही पता चलता है कि जेम्स प्रिंसेप के राजदूत आए हैं, तो वह आज्ञा देता है कि मतलब उनके जो राजदूत हैं उनको सही सलामत मेरे लाया जाए मेरे कैंप में। तो वही मतलब कहिए कि मतलब अक्टूबर में होते हैं, फिर वो सितंबर हो गया, दिसंबर में वो पहुंचते हैं 1615 ईस्वी में। उस समय जहांगीर दरबार ले रहा होता है। फिर 1616 ईस्वी में जनवरी को 1616 ईस्वी में वो शायद शाम में 4 बजे तक उसकी मुलाकात होती है। वही मुलाकात होती है तो सर टॉमस रो वहाँ पर वह बताता है कि किस प्रकार से वहाँ उसके साथ व्यवहार किया गया, उनके बेटे खुर्रम ने किया। तो वहाँ पर जब वह बताता है तो आपको भरी सभा में वहाँ पे जहांगीर जो है अपने बेटे खुर्रम को गुस्साते भी हैं। उसके बाद वही होता है, सर टॉमस रो क्या करता है, सूरत पर फैक्ट्री के स्थापना के लिए, निर्माण के लिए क्या करता है, जहांगीर से आज्ञा लेता है। हालांकि यह आज्ञा तो 1608 ईस्वी में ये हॉकिंस के टाइम में भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर पुर्तगालियों तथा वहाँ के जो अरबी व्यापारियों के विरोध के कारण वह आज्ञा पत्र रद्द हो जाता है। तो वही फिर पूरा जो यहाँ वृत्तांत होता है किस प्रकार से जब वह मध्य प्रदेश में एक युद्ध होता है, उस समय राजा जहांगीर जाता है, तो उस समय किस प्रकार से दोनों को मुलाकात होती है, तो वो पूरा वर्णन लिखा हुआ है। वही जब क्या होता है, सर टॉमस रो जब भारत से लौटने लगता है, तो वही लौटने के दरमियान में 6 महीना पहले क्या होता है, पुर्तगाली सूरत के बंदरगाह पर आक्रमण कर देता है। और वही आक्रमण कर देता है तब उस समय जो जहांगीर होता है वह ब्रिटिश शासक से नौसैनिक का मदद मांगता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा नौसैनिक उतना मजबूत नहीं। तब वही सर टॉमस रो वह उसको क्या देता है, आश्वासन देता है, और साथ में यह भी बोलता है कि हमें क्या होना चाहिए, सूरत तथा ये बंगाल में व्यापार करने का व्यापारिक छूट प्राप्त होना चाहिए। और इस बात को वह स्वीकार कर देता है। यहीं से समझिए भारत का या तो गुलामी कहिए या फिर जो भी कहिए, वह ब्रिटिश के चंगुल में भारत चला जाता है। फिर वही वो अधिकार पत्र पर क्या करता है, हस्ताक्षर कराकर वह फिर सर टॉमस रो वहाँ चला जाता है। फिर से उसके बाद तो आगे घटना आप लोग को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 में, गोवा दमन और द्वीप उपनिवेश मूलतः किया गया था। अब बताइए, गोवा दमन और द्वीप उपनिवेश मूलतः किया गया था किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। जिस प्रकार से गोवा हम लोगों ने देखा था, जिसमें क्या था, यूसुफ आदिल शाह के बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क के द्वारा छीना जाता है। फिर द्वीप को हम लोगों ने देखा था 1534 ईस्वी में, 1535 ईस्वी में क्या कर लिया जाता है, नूनू डी कुन्हा के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। तो यह तीनों है, गोवा दमन और द्वीप पर पुर्तगालियों के द्वारा उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 में, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह। देखिए यह भी प्रश्न कभी कभी दे दिया जाता है, यूसुफ के जगह पर अली दे दिया जाएगा, तो नाम को ध्यान में रखिए था, यूसुफ आदिल शाह सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 में कह रहा है, 12 में भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज डचों के द्वारा की गई थी, अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा। तो बताइए भारत में समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी, जिसमें वास्को डी गामा कब पहुंचता, 1498 ईस्वी को, 17 मई 1498 ईस्वी को भारत की धरती कालीकट के बंदरगाह कपक डाबू पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 में कह रहा है, ब्रिटिश ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। तो भारत ने ब्रिटिश फैक्ट्री सूरत में स्थापित करने की अनुमति वह जहांगीर के शासनकाल में ही लेता है। क्या होता है, जब
विलियम हॉकिंस जब ब्रिटेन का पहला राजदूत, पहला जो कहिए जो है हेक्टर नामक जहाज से क्या होता है भारत की धरती पर पहुंचता है कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में। उसके बाद वो क्या होता है, वह विलियम हॉकिंस ही था जो क्या होता है मतलब विलियम हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जो क्या पहुंचता है समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखता है। फिर उसको क्या किया जाता है, वह जहांगीर के दरबार में जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो कौन ये हॉकिंस रहता है वह तुर्की तथा फारसी का जानकार व्यक्ति होता है, और वह जहाँ जाता है और जहांगीर के दरबार में फारसी में बात करता है। और उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि जहांगीर इसको 400 मनसब प्रदान करता है और खान की उपाधि भी प्रदान करता है, जिससे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि खान की उपाधि निम्नलिखित में से किस को मिली। उसमें रहेगा सर टॉमस रोज, और उसके बाद जहांगीर भी रहेगा, विलियम हॉकिंस भी रहेगा, तो विलियम हॉकिंस हो जाएगा। तो वही क्या होता है कि हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी, अनुमति मिल गया, लेकिन पुर्तगालियों तथा वहाँ के सूरत के जो सौदागर होते हैं वह काफ़ी इसका विरोध करते हैं। इसी विरोध के कारण वह प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन हालांकि बाद में फिर से 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेज को सूरत में स्थायी कारखाना बनाने का आदेश देता है। तो यही होगा जहांगीर ने दिया था। इस तरह उसमें वो भी समझ लिए कि किस तरह से हॉकिंस को पहले मिलता है, फिर सर टॉमस रो आता है, फिर वह भी वहाँ से क्या करता है, यह भारत में व्यापार करने की अनुमति को खोल कर लेकर जाता है इंग्लैंड टॉमस रो। नेक्स्ट देखिए 14 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। अब बताइए भारत में समुद्री मार्ग की खोज कौन किया था, कोलंबस किया था, मैंगलस किया था, वास्को डी गामा, टॉमस मोर। वह वास्को डी गामा करता है, जो भारत की धरती पर 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के बंदरगाह कपक डाबू पर पहुंचता है। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। देखिए अब तृतीय कर्नाटक युद्ध है। अब पहले थोड़ा कर्नाटक युद्ध समझिए कि कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था। देखिए कर्नाटक युद्ध क्यों होता है, परिस्थिति को हम लोग समझेंगे। कर्नाटक युद्ध क्या होता है कि जो पहले तो बहुत सारा हम लोगों ने देखा था कि जब जैसे ही मुगल वंश औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है, धीरे धीरे मुगल वंश कमज़ोर पड़ने लगता है। यह बात आपको क्लियर होगा, स्पष्ट होगा अगर मध्यकालीन इतिहास आप पढ़े होंगे। तो मुगल वंश के बाद कोई उतना मजबूत शासक नहीं रहता, बहुत सारे शासक अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर लेते। उसी में से हम लोगों ने देखा था ना, निजाम उल मुल्क हैदराबाद को स्वतंत्र कर लेता, स्वतंत्र राज कर लेता। उसी में से हैदराबाद तो स्वतंत्र करता ही करता। उसके बाद फिर क्या होता, कर्नाटक भी अपने आप को हैदराबाद तथा मुगलों से अपने आप को स्वतंत्र कर लेता। तो कर्नाटक भी स्वतंत्र कर लेता। उधर जब हैदराबाद के निजाम उल मुल्क मरता है तो उनका बेटा और पोता में उत्तराधिकारी का लड़ाई होता है। और इस उत्तराधिकारी की लड़ाई में एक तरफ फ्रांस और ब्रिटेन दोनों का क्या होता है, दाल गलाने का मौका मिलता है। यानी एक दल को फ्रांस सपोर्ट करता है और एक दल को कौन सपोर्ट करता है, ये अंग्रेज सपोर्ट करता है, ब्रिटिशर सपोर्ट करता है। कारण वही रहता है कि दोनों क्या करना चाहता है, क्योंकि दोनों तो भारत में व्यापार करने को दोनों क्या कर रहा था, बढ़ना चाह रहा था। दोनों चाह रहा था कि हम उसकी शक्ति को छीन कर आगे बढ़ें। तो वही बात होता है। फिर इधर कर्नाटक भी कर लिया, अपने आप को क्या कर लेता है, स्वतंत्र कर लेता है। तो कर्नाटक का जो जैसे स्वतंत्र करता है तो उसके जो दामाद होते हैं, उस दामाद एक होता है चंदा करके, देखिए जो दामाद होता है वह चंदा साहिब होता है। कौन, ये मतलब दोस्त अली के मरने के बाद जो कर्नाटक होते हैं उसका जब वो मरता है, जब वो अपने आप को स्वतंत्र करता है, तो उसमें उसके दामाद चंदा साहब और मोहम्मद अली, ये दो दामाद रहते हैं। ये दोनों का उत्तराधिकारी में लड़ाई होता है। तो वही चंदा साहब को सपोर्ट फ्रांस करता है, और उधर से जो उसको कौन कहता है, ये मोहम्मद अली को सपोर्ट ब्रिटिशर्स करता है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि चंदा साहब ही सरकार बनता है। तो वही चंदा साहब जब सरकार बनता है तो उसको कुछ फ्रांस को क्या होता है, कुछ सपोर्ट मिलता है। तो बाद में फिर यहीं पर देखेंगे 1746 से 48 में प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। उसके बाद क्या करेंगे, इधर डुप्ले भी क्या करता है, डुप्ले भी चाहता है कि वह समय मद्रास होता है तो मद्रास पर वह कब्जा करना चाहता है, मद्रास पर वह अधिकार करना चाहता है। और वह अधिकार इसलिए करना चाहता ताकि वह अपनी शक्ति को बढ़ा सके तथा अंग्रेजों की शक्ति को कम कर सके। इसमें वो कामयाब भी होता है, जिसमें अंबुर का युद्ध होता है। अंबुर का युद्ध इसी में होता है जब कर्नाटक युद्ध। तो हम तो समझ गए कैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हो गया। अब जैसे इधर कर्नाटक हो गया, प्रथम युद्ध स्टार्ट हो गया, चंदा साहब को सपोर्ट किया और अंग्रेज उधर सपोर्ट किया, जो आज आम रूप में भी देखने को मिलते हैं। जब कोई देश छोटा होता है, गरीब होता है, तो किस तरह से दो देश उसका फ़ायदा उठाते हैं, है ना। तो वही चीज़ उस समय भी हुआ था कर्नाटक को लेकर, चंदा साहब और कौन था, मोहम्मद अली को लेकर। तो उस तरह से क्या होता है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और जिसमें चंदा साहब के नेतृत्व में ही वहाँ की सरकार बनती है। यानी एक तरह से कहिए फ्रांस की जीत होती है। तो फ्रांस को कुछ अधिकार होता है।
तो उसके बाद फिर यह ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता, फिर अंग्रेज क्या कर देता, उसके नेतृत्व के उत्तराधिकारी को हरा देता है, यानी फिर से जो बना उत्तराधिकारी उसको पराजित कर दिया। अब वह पराजित करने से पहले एक घटना वहाँ पर चलता है कि यह तुरंत नहीं होता, कुछ समय के बाद होता। तो वहीं फिर डुप्ले होता है जो मद्रास को क्या करना चाहता है, अपने अंडर में लेना चाहता है, क्योंकि वह भी आगे बढ़ना चाहता था मद्रास पर, इसलिए वो अधिकार करना चाहता ताकि अंग्रेजों की शक्ति को कम कर सके। तो वही डुप्ले को 1746 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भारत भेजा था, जो एक बोला जाता उग्र टाइप से था, और उसका नेतृत्व उधर कौन कर रहा था, क्लाइव कर रहा था। और आपको मालूम होगा क्लाइव क्या था। क्लाइव आप याद करिए, क्लाइव एक ऐसा व्यक्ति था जो क्या होता है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में एक क्लर्क के रूप में काम करने को आता है, लेकिन जब औरंगजेब हमला करता है तो उसे दूर भागना पड़ता है, सेंट जॉर्ज के किला में जाना पड़ता है, फिर उसको वहाँ सैनिक का नौकरी मिलता है, फिर वह किस तरह से एक क्लर्क से एक गवर्नर जनरल के पद पर पहुँचता है। कहीं मौका मिले तो पढ़िएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम यहाँ पर डील करेंगे तो उधर से क्लाइव होता है। तो डुप्ले क्या करता है, मद्रास पर अधिकार करने के लिए क्या करता है, ला बर्तने उसका एक फ्रांसीसी मतलब फ्रांसीसी उसको बोलिए क्या होता है, जल सैनिक का वो प्रमुख होता है ला बर्तने। तो जल सेना को लेकर होता है, तो ये मतलब वो जानकार होता हुआ। तो ला बर्तने फ्रांसीसी, ये जो डुप्ले होता है वह ला बर्तने को तथा फ्रांसीसी गवर्नर और ला बर्तने को वह मांग करता है। तो ला बर्तने आता है, उसको पैसा देता है ताकि वह अपना क्या कर सके, जहाजी बेड़ा को मजबूत कर सके। और वही ला बर्तने के सपोर्ट से क्या होता है, वह मद्रास पर जाता है और हमला बोल देता है और जीत भी लेता है मद्रास को। और जीतने के बाद क्या होता है, तो लेकिन एक बात यहाँ पर एक कहानी आ जाता है कि ला बर्तने था वह बदल जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स उसको घूस दे देता है। तो ला बर्तने क्या सोचता है, घूस तो बोला जाता है, कुछ पैसा वो ले भी लेता है पहले, और वह मद्रास को फिर से वापस दे देना चाहता है। लेकिन जो डुप्ले था वो ऐसा होने नहीं चाहता, वह उसके मंसूबे से वाकिफ हो जाता। तो वही बरसात के दिन में जब उसका जो जहाजी बेड़ा था जब साइड होता तो उसी दिन में वह चला जाता डुप्ले, वहाँ पर जाकर अधिकार कर लिया जाता। और फिर उसके बाद आपको मालूम होगा कि उस मद्रास से छुटकारा पाने के लिए जो कौन होता है, कर्नाटक के अनवरुद्दीन जो शासक होता है, वह भेजता है किसको, इस पर लड़ाई करने के लिए। किससे, ये डुप्ले से, जिसमें वही ये अंबूर का पार्क होता है उसमें युद्ध होता है, एक और कपाट का पार्क है, ये दो पार्क में युद्ध होता है जो जाना जाता है। लेकिन इसका वीरतापूर्वक फ्रांसीसी सामना करता है और वह जीत लेता है। यह दोनों युद्ध, इसमें एक तरह से कहिए कि फ्रांस उधर इंग्लैंड भी सपोर्ट था, तो एक तरह से कहिए कि कम सैनिक तथा आधुनिक हथियारों से लैस के कारण जीत भी हासिल हुआ। लेकिन वह जो किला रहता है सेंट फोर्ट, उस पर वह कब्जा नहीं कर पाता है। तो ये था स्टार्टिंग कर्नाटक युद्ध का कैसे हुआ। फिर उसी के बाद होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से 48। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है 49 से 54 शायद होगा, एक बार आप देख लीजिएगा। हाँ 49 से 54। तृतीय कर्नाटक युद्ध है वह 56 से 63 है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध पूछ रहा है। तृतीय कर्नाटक युद्ध में हालांकि इसका जो तत्कालिक कारण रहता है, इसमें तत्कालिक कारण क्या रहता है, जो अंग्रेज होता है, जो फ्रांसीसी का जो अधिक जहाज होता है उसको वो अधिग्रहण कर लेता है। यह भी एक तत्कालिक कारण देखा जाता है। तो उसमें क्या हुआ था, तो ये कर्नाटक में क्या होता है, ये तृतीय कर्नाटक युद्ध में जो होता है उसके बाद उधर ये जो जब इधर लड़ाई स्टार्ट होता है तृतीय कर्नाटक की, तो आपको मालूम होगा ना यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध भी चलता है 1756 से 63 ईस्वी में। और वह जो चलता है वह उत्तरी अमेरिका के एक हिस्सा होता है उस पर अधिकार करने के लिए, जिसमें कौन चाहता है, इधर से फ्रांस भी चाहता अधिकार करना, उधर से इंग्लैंड भी चाहता अधिकार करना, क्योंकि वहाँ पर तंबाकू भी पाया जा रहा था तथा वह व्यापार के दृष्टि से के लिए एक बाजार के लिए अच्छा मार्केट उपलब्ध था, इसलिए दोनों चाह रहा था करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका के लोग होते हैं वह ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट करते हैं, वह चाहते हैं ब्रिटिशर्स ही रहे तो ठीक है, फ्रांस ताकि कब्जा नहीं कर पाए, तो इसलिए ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते। लास्ट में ब्रिटिशर्स ही जीतता है, इसके कारण वह युद्ध वहाँ समाप्त होता है। और इधर क्या होता है, मद्रास इसके कब्जे में हुआ रहता है और बहुत सारा क्षेत्र जो होता है तो वह तो मद्रास तो उसी समय मिल जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में भी उसको वापस मिल जाता है, क्योंकि उसमें जो क्या होता उधर भी जब प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 होता तो उधर भी एक ऑस्ट्रिया को उत्तराधिकार के लिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध चल रहा होता है, वो 48 में ख़त्म होता है। तो इस प्रकार से होता है, तो वहाँ दोनों का मिलाप होता है, तो यहाँ पर मद्रास अंग्रेज को दे दिया जाता है। उसी के कारण डुप्ले जो मद्रास जीता है, लेकिन बाद में वो संधि के कारण जिसमें एला सापेल की संधि होता है, पहला संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध में। और फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है जिसमें उधर का संधि समाप्त होता है ए पापे, ए से एला सापेल की संधि, पे से पेरिस की संधि, और तीसरा दूसरा पांडिचेरी और तीसरा पेरिस की संधि है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने इसका फार्मूला देखा था ए पापे,
तो ए पांडिचेरी बीच में हो गया और लास्ट में पेरिस की संधि। तो वही पेरिस की संधि के तहत जो बहुत सारा इसको भाग होता है उसमें भी फिर क्या करना पड़ता है, इसको देना पड़ता है, फ्रांस को देना पड़ता है, किसको, अंग्रेज को। तो जिसमें बाद में कौन कौन होता है, आयरकुट होता है, पांडी माहे, लेकिन बाद में कार्यकाल बाद में, लेकिन वो रिटर्न कर देता है क्योंकि वहाँ संधि हो जाता है, पेरिस की संधि। और इसी में से क्या होता है, वांडीबास का जो युद्ध होता है जिसमें क्या होते हैं, अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना आपस में भिड़ जाते हैं और इस में क्या होता है, उसकी हार होती है। यही वांडीबास का युद्ध कराता है जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होता है, आयरकुट कर रहा होता है और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कॉन्ट लाली कर रहा होता है। तो ध्यान में रखिएगा। तो हो जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति क्या हो जाएगा, वह पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि पेरिस की संधि, कर्नाटक का युद्ध स्टार्ट क्यों होता है और किस तरह से 1 युद्ध, 2 युद्ध और 3 युद्ध चलता है। नेक्स्ट देखिए 16 में कह रहा पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। क्या सर्वप्रमुख उद्देश्य था, तो हम लोगों ने देखा था ना, व्यापारिक जो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी वास्को डी गामा भारत आते हैं 17 मई 1498 ईस्वी का, जो हम लोगों ने देखा कालीकट के प्रमुख बंदरगाह कपक डाबू पर उतरते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ के जो राजा जेमरियन होता है उनका स्वागत करते हैं, साथ में उसको जड़ी बूटी और मसाला देते हैं, मसाला को ले जाने का आज्ञा भी देते हैं। जब वह मसाला को लाद कर भर कर ले जाकर वह पुर्तगाली वास्को डी गामा वहाँ के बाज़ारों में बेचता है पुर्तगाल में, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बोला जाता है कि वह अपना जो आने जाने का खर्चा वो घटा भी दिया जाए फिर भी 60 गुना उसको फ़ायदा हो रहा था। तो वही वजह काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार। 17 में देखिए, जब 17 मई 1498 को में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किया गया। बताइए, जब 17 मई को 1498 ईस्वी को कालीकट में उतरता तो उसका स्वागत कौन करता है, कालीकट के जो कोझिकोड के राजा जेमरिन होते हैं उन्हीं के द्वारा उनको स्वागत किया जाता है, तथा स्वागत के साथ साथ में उसको जड़ी बूटी एवं मसालों को ले जाने का आज्ञा भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 में पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था, तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम जो फैक्ट्री है वह पहले कोचीन में स्थापित किया था 1503 ईस्वी में। आपको मालूम होगा ना, वास्को डी गामा के जाने के बाद वास्को डी गामा 98 में आते हैं, लगभग 3 महीना तक वो भारत में रहते हैं, उसके बाद वो रिटर्न हो जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है दल आता है, पुर्तगाली दल आता है, वह पेट्रो अल्वेरेज आता है 1500 ईस्वी में। उसके बाद 1502 ईस्वी में फिर से वापस वास्को डी गामा आते हैं। तो वही प्रथम कोचीन में होता है और दूसरा कन्नूर में होता है 1505 ईस्वी में। कोचीन में 1503 ईस्वी में व्यापारिक कोठी आता है और उसके बाद कन्नूर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 में, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। अब बताइए कि 1717 ईस्वी में कौन मुगल सम्राट है जो अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार। आप लोग अगर नॉर्मली या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे कि ये कौन सा है जो मैग्ना कार्टा कहा जाता था फर्रुखसियर का 1717। अब क्यों हुआ था, थोड़ा परिस्थिति को समझिए। देखिए क्या होता है, 1715 ईस्वी में क्या होता है, कंपनी ने एक दूत मंडल को भेजता है। वह 1715 ईस्वी में जॉन सरमन की अध्यक्षता में कलकत्ता में एक दूत मंडल को भेजता है। यह दूत मंडल इसलिए भेजता ताकि वह औरंगजेब का जो अधिकार दिया गया था, उस औरंगजेब के जो प्राप्त विशेषाधिकार था उसको बरकरार रखने तथा बंगाल में सिक्का ढालने के लिए, खोलने के लिए तथा कलकत्ता के नज़दीक जो 38 गांव था उसको खरीदने की अनुमति लेने के लिए वह क्या करता है, जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक दूत मंडल भेजता है। और उस दूत मंडल में जो मौजूद होते हैं वह कौन होते हैं, एक होते हैं स्टीफेंस होते हैं और एक हैमिल्टन होते हैं। ये दोनों सर्जन होते हैं, और भी रहते हैं 2-3, एक ख्वाजा रहते हैं और एक अर्मीनिया रहते हैं। तो क्या होता है, जो हमने बताया कि कौन कौन, स्टीफेंस और हैमिल्टन, ये 2 सर्जन होते हैं जो फर्रुखसियर का एक बीमारी होता है और हैमिल्टन उस बीमारी को छुड़वाने में सफलता प्राप्त कर लेते। इससे फर्रुखसियर खुश हो जाता है और खुश होकर वह तोहफे के रूप में कहिए या जो भी कहिए कि उतनी बड़ी बीमारी से छुटकारा पाता है, उसको लेकर वह क्या करते हैं, एक फरमान जारी करते हैं। वह फरमान में वह कहते हैं, क्या कहते हैं कि 3000 वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने का छूट तथा 10,000 वार्षिक कर के बदले में कंपनी को सूरत में सभी करों से मुक्त व्यापार करने का, और बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के को संपूर्ण मुगल राज में चलाने की आज्ञा मिल गई। ये उसको 3, इसी को मैग्ना कार्टा के रूप में जाता है। जो ब्रिटिश इतिहासकार और हैं वह बताते हैं कि कंपनी का मैग्ना कार्टा के रूप में यह जाना गया, यानी एक अधिकार, बहुत बड़ा बाधिकार पत्र।
तो वह हो जाएगा फर्रुखसियर। तो हम लोगों ने देख लिया क्यों फर्रुखसियर यह फरमान पत्र जारी करता है, क्या कारण होता है। तो अगर थोड़ा सा स्टोरीज वाइज अगर कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो माइंड में थोड़ा ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। 20 में देखिए क्या करा है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। अब आइए बेसिन की संधि, ब्रिटिश के साथ ये बेसिन की संधि क्यों हुआ, अगर आप रटिएगा तो ठीक है, लेकिन क्यों हुआ, परिस्थिति को याद करिए, क्या परिस्थिति उस वक्त हुआ था। तो बेसिन की जो संधि होता है वह क्या होता है, वह 1802 ईस्वी में होता है। लेकिन 1802 ईस्वी से होने से पहले हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे क्या होता है कि मतलब 18वीं सदी आते आते जो मराठाओं का साम्राज्य होता है वह भी काफ़ी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। यानी कहिए कि नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद क्या हो गया था, पूरी जो पकड़ है वह बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। तो उसी समय जो होता है, जो फडणवीस की मृत्यु के बाद जो उनके क्या होते हैं, जो सैनिक होते हैं वह उत्तराधिकारी के लिए आपस में लड़ते हैं। वही जो क्या होता है, एक तरफ सिंधिया होता है और होलकर होता है, ये उत्तराधिकारी का दावा पेश करते हैं, लेकिन लास्ट में कौन बनता है, होलकर ही बनता है ना। होलकर सिंधिया और बाजीराव द्वितीय को पराजित कर एक धर्म कर कर कोई है उसको बनाता है वहाँ का उत्तराधिकारी। क्लियर है। तो वही क्या होता है, जब होलकर जो है सिंधिया और बाजीराव द्वितीय को हरा देता है, तो वही बाजीराव द्वितीय भागकर वह बेसिन में जाता है। और बेसिन में जाने के बाद वह मदद का गुहार लगाता है। जब मदद का गुहार लगाता है कौन, बाजीराव द्वितीय, तब बाजीराव द्वितीय मदद, तो तब अंग्रेज के साथ एक संधि होती है, क्योंकि बेसिन में था, बेसिन में भाग के चला गया था। और वो संधि में क्या होता है, वह मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन कहता है कि जो उसका सैनिक है 6 टुकड़ी का, उसको खर्च देने के लिए वह उसको राजी करता है कि आपको खर्च देना होगा। तथा उस संधि के तहत यह भी कहता है कि बिना हमारे आज्ञा से किसी भी यूरोपीय को आप अपने यहाँ नौकरी नहीं देंगे, तथा किसी भी विदेशों के साथ तथा किसी अन्य राजाओं के साथ पत्राचार या कोई भी संधि नहीं करेंगे बिना हमसे पूछे। यही बेसिन की संधि कहलाता है। हालांकि बाद में जो क्या होता है, इसका जो आता है, ये जो आगे राजा आते हैं वह इसका विरोध भी करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये मतलब कहिए कि दूसरा संधि भी होता है, आंग्ल संधि भी दूसरा भी होता है। तो यही था बाजीराव द्वितीय के द्वारा बेसिन की संधि हुआ गया था, जो कब हुआ था, 1802 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। अब देखिए आगे ना प्रश्न करा, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी, तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी वह वारेन हेस्टिंग्स होता है। रॉबर्ट क्लाइव तो कब से कब तक रहता है, वह रहता है 1665 ईस्वी से 1667 ईस्वी तक रहता है ना, 2 साल इधर रहता है। और 1660 से 1660 ईस्वी से 64 तक रहता है, क्योंकि बीच में 2 साल वो गैपिंग भी करता है ना, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उसके जाने के बाद कौन होता है, वारेन हेस्टिंग्स भी उसका होता है। तो क्लाइव का था वो सॉरी हम 60 बोले हैं, 1700 मतलब 1757 से 1760, उसके बाद फिर आता है 2 साल के लिए 1765 से 67, फिर उसके बाद कौन आता है, वारेन हेस्टिंग्स। तो हम लोगों ने देख लिया रॉबर्ट क्लाइव को, जिस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी के बाद कौन बनता है, वह हेस्टिंग्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई। अब बताइए, अभी इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था। ब्लू वाटर पॉलिसी कहने का मतलब हो गया शांत जल नीति। यह था फ्रांसो डी अल्मीडा के द्वारा। फ्रांसो डी अल्मीडा जब क्या बनाते, पुर्तगालियों के द्वारा वायसराय बनाकर जब उनको पुर्तगाल भेजा जाता भारत में, तो वह अल्मीडा का जो मूल उद्देश्य था वह शांतिपूर्वक व्यापार करना था। और इसी नीति के कारण उन्हें ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति के नाम से जाना जाता है। तो वह फ्रांसो डी अल्मीडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 में, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हम लोगों ने इससे पहले भी प्रश्न देखा था कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक शासक फ्रांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि फ्रांसो डी अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीतता है। उसके बाद वो क्या करता है, अल्बुकर्क विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मिलकर वह क्या करता है, भटकल में भी एक किला बनाता है। तथा अल्बुकर्क 1511 ईस्वी में क्या करता है, दक्षिण पूर्व एशिया का जो महत्वपूर्ण मंडी होता है मलक्का, उस पर भी वो नियंत्रण स्थापित करता है। इन सभी कारणों के कारण उसको
पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता फ्रांसो डी अल्बुकर्क को, जो 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वें अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? देखिए अब बताइए इसका प्रश्न का सही जवाब। अब यूसुफ आदिल शाह भी है, अली आदिल शाह भी है, मोहम्मद आदिल शाह भी है। तो हमने इसकी चर्चा किया था कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह सुल्तान से यह गोवा को चुना था, ना कि अली। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? अब बताइए, वह पहला जो गवर्नर हुआ वह अल्मीडा था, फ्रांसो डे अल्मीडा, जो कब से कब तक था? वह 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रहा था फ्रांसो डी अल्मीडा। उसके बाद अल्बुकर्क आते हैं, और अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक के रूप में। क्यों? क्योंकि उसने आने के बाद बहुत सारे क्षेत्रों को जीत कर वह पुर्तगालों के अधीन में बनाया, तथा वहाँ पर वह अपना व्यापारिक साम्राज्य भी स्थापित किया। नेक्स्ट 26 में देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉल्वी के स्थान पर हराया था? चलिए बहुत अच्छा ही प्रश्न है। देखिए क्या था, आपको मालूम होगा जब सर टॉमस रो वहाँ जा रहा होता है तो साथ में यह भी संकल्प लिए हुए रहता है, उसको बोल दिया जाता है कि आप जो जा रहे हैं, आप जहाँ जा रहे हैं, जिसके नेतृत्व में जा रहे हैं, वह क्या है, जो उनके मतलब कहने का मतलब अंग्रेज़ों के हराने से पहले वो क्या कहा जाता था, समुद्रों का जो राजा कहा जाता था एक तरह से। कौन? पुर्तगाली लोग। वह अपने आप को क्या कहता था? ये देखिए क्या मतलब, सागर का स्वामी, सॉरी सागर का स्वामी। वह जो पुर्तगाली था वो अपने आप को सागर का स्वामी कहकर पुकारता था। तो वह जो टॉमस रो जब जा रहा था तो उसको मालूम था, यह कभी दिया गया था कि आप जहाँ जा रहे हैं वह क्या कर चुका है, जो आज के डेट में जो सागर का स्वामी कराता था उसे अंग्रेज हरा चुका है 2 बार 1611 ईस्वी में। तो वही है 1611 ईस्वी में क्या होता है, साल्वी के स्थान में इसके द्वारा देखिए ना, ये कौन सा है, कैप्टन मिलिटन, जो कैप्टन रहता है वह मिडिल्टन होता है। वह क्या करता है, साल्वी में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को वह परास्त कर देता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है साल्वी। तो इसलिए इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, है ना। वह हराता है, तो के स्थान पर हराया तो वह कौन था? थॉमस वेस्ट था। और जो कैप्टन, वो कैप्टन होता है जिसका हम नाम लिए, कैप्टन मिडिल्टन, वो होता है। तो ध्यान में रखिएगा, नेतृत्व थॉमस वेस्ट था। उसी के बाद से जब वो हराता है ना, तो जो कहने का मतलब उसमें जो अंग्रेज होता है वह, जहांगीर जो होता है वह इसको लेकर खुश भी होता है ना। तब ना वो इन सभी कारणों को देखते हुए ना वो क्या करता है, मदद मांगता है। उस समय जब सर टॉमस रो जा रहा था, पुर्तगाली हमला कर देता है सर टॉमस रो के जाने से 6 महीना पहले, क्योंकि उसको पता था कि वह क्या कर चुका है, अपने सैन्य शक्ति के बल पर, नौ सेना शक्ति के बल पर वह पुर्तगालियों को हरा चुका है। लेकिन उससे पहले तो पुर्तगाली ही समुद्र पर पूरा अधिकार था, इसलिए तो उसको सागर का स्वामी कहा, अपने आप को सागर का स्वामी वो कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 17 में, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया का राजगद्दी का जंग, कर्नाटक के राजगद्दी का मामला, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के जहाज़ों का अधिग्रहण। करा प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण पूछ रहा है। देखिए हमने बताया था अभी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध होने का कारण क्या था। हम लोगों ने देखा था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस तरह से क्या हो गया था, पूरा जो मुग़ल शासक है कमज़ोर हो गया था। और उस मुग़ल शासक के कमज़ोर हो जाने के बाद हमने यह भी देखा था कि बहुत सारे क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र कर लिए थे, है ना। जिसमें कर्नाटक सबसे पहले कौन, हैदराबाद करता है, निजाम उल मुल्क करता है। फिर उसी के जो बगल का सटा हुआ क्षेत्र कर्नाटक रहता है, वह मुग़ल और हैदराबाद से अपने आप को कर लेता है। जिसमें दोस्त अली होते हैं, उसके जो दामाद होते हैं कौन कौन, चंदा साहब और एक और होते हैं, जो दोनों दामाद को लेकर क्या होता है, खींचातानी होता है। जिसमें एक तरफ फ्रांस चंदा साहब को सहयोग करता है और दूसरा जो मोहम्मद अली होते हैं उसका सहयोग कौन करता है, फ्रांस, ये इंग्लैंड करता है। तो वो तो एक कारण था ही था, वह ब्रिटिशर्स और अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपना सत्ता, अपना जो रोटी है तो सेक ही रहे थे कहने का मतलब। लेकिन क्योंकि दोनों एक आगे बढ़ना चाह रहा था, दोनों चाह रहा था कि उसके जो शक्तियाँ उसको कमज़ोर कर, छीन कर हम आगे बढ़ें। क्योंकि होड़ी वही था, जितना भी व्यापारिक कंपनी आ रही थी वो तो अपना स्थायित्व बनाना चाह रही थी। तो फ्रांस भी चाह रहा था कि अंग्रेज के शक्ति को कम कर वहाँ का क्या कर सके, हम आगे बढ़ें। तो तत्कालिक कारण करा। देखिए तत्कालिक कारण क्या होता, एक तो ये सब चीज़ तो रहता ही रहता है, लेकिन क्या होता है कि जो अंग्रेजी
अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का जो है उसमें क्या कर लिया जाता है, अधिग्रहण कर लिया जाता है। यानी फ्रांसीसियों अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रांसीसियों के जहाजी बेड़ों को क्या कर लिया जाता है, डुबा दिया जाता है। इसमें अधिग्रहण करके ये काम किया जाता है, वह भी एक काम कारण हो जाता है। इसमें तत्कालिक कारण ये डी हो जाएगा। हाँ, यह भी हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से कर्नाटक युद्ध स्टार्ट होता है। तो ऑस्ट्रिया में जंग होता है 1740 ईस्वी में, जिसमें हम लोगों ने देखा था ना, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर, जिसमें बाद में क्या होता है, फ्रांस और जो ब्रिटेन होते हैं संधि हो जाता है, जिसके कारण से यह जो डुप्ले के द्वारा जीता गया था इधर मद्रास, वो वापस कर दिया जाता है। क्लियर है। कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, यह भी मामला था। मामला तो यह जरूर उसके मतलब कहिए कि यह इससे रिलेटेड जरूर था, क्योंकि कर्नाटक के जो राजगद्दी को लेकर जो दोस्त अली था, उसी के निधन के बाद ना उसके दामाद किसके लिए, उत्तराधिकारी के लिए लड़ने लगे। तो एक तरफ चंदा साहब को सपोर्ट किया फ्रांस, और एक तरफ जो मोहम्मद अली का सपोर्ट किया इंग्लैंड। तो ये सभी रिलेट तो है ही थे, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए क्वेश्चन बहुत बारीकी से दिया हुआ है, अगर आप अच्छा से पढ़ा हुआ रहेगा तब आप इसका मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था, तो वह था हॉकिंस को। आपको मालूम होगा ना, 1660 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। उसके बाद जो हॉकिंस था तुर्की और फारसी का भाषा का जानकार भी था। जब वह जहांगीर के दरबार में जाता तो वह फारसी में बात भी करता। उसके बाद जो है जहांगीर के द्वारा 400 का मनसब और खान की उपाधि भी उसको दिया जाता। तो वो हो जाएगा, कौन हो जाएगा, वह हो जाएगा जॉन हॉकिंस। और अगर ये भी पूछ दिया जाए कि सबसे पहले कौन आया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, तो वह होगा जॉन हॉकिंस ही आया था 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 में, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र का पहचान करने का रहा, बताइए कौन होगा। बिहार है, गुजरात है, बंगाल है, मद्रास है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा बिहार। वही है बिहार जिसमें यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यह कहाँ था, यह 1632 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में है, वहाँ पर लगाया गया था, जिसमें सोरा अफीम के साथ साथ सूती वस्त्र था। ये सभी को सर्वोत्तम किस्म का पाया जाता था। हालांकि बाद में फिर ये दानापुर में भी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये पुर्तगालियों के बाद डच भी आया था, वह भी अपना व्यापारिक कारखाना खोला था यहाँ। उसके बाद फिर तो अंग्रेज़ों का एक अधिकार हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 में, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। यहाँ प्रश्न देखिए, ऊपर वाला जो प्रश्न था सर्वोत्तम सोरा और अफीम, तो यह भी ध्यान रखिएगा 1632 ईस्वी में पटना में खोला गया था। कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है कि मतलब कहाँ खोला गया था, तो वही पटना, बिहार हो जाएगा पटना में 1632 में। नेक्स्ट है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो 1612 ईस्वी में बताइए पहली फैक्ट्री। हम लोगों ने देखा था ना कि जब विलियम हॉकिंस नहीं, जॉन हॉकिंस, जब जॉन हॉकिंस क्या करते हैं, ब्रिटिश राजदूत के रूप में भारत में आते हैं, जब जहांगीर के दरबार में पेश होते हैं, तो वह सूरत में क्या करते हैं, पहली व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगते हैं। लेकिन अनुमति मिल जाता है 1608 ईस्वी में। लेकिन क्या होता है, पुर्तगालियों तथा सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण वह क्या होता है, जो अनुमति मिलता है, वो अनुमति पत्र वह रद्द हो जाता है। उसके कारण वह क्या होता है, फिर वहाँ पर अस्थायी कारखाना बनाने का 1613 ईस्वी में मिलता है। तो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ था, वह ऑप्शन है सूरत में हुआ था। जरूर मिलता है, लेकिन बाद में फिर तो वहीं अस्थायी कारखाना बनाने को मिलता है ना। हाँ, मसूलीपट्टनम भी एक बार प्रश्न में आता, तो मसूलीपट्टनम तो ऑप्शन में है ही नहीं। उससे पहले वो 1611 ईस्वी में वहाँ पर उसको मसूलीपट्टनम में बना लेता है। लेकिन 1673 ईस्वी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अस्थायी कारखाना स्थापित करने का अनुमति यहाँ मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में देखिए, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, कौन था। अब बताइए कौन सा दीवानी प्रदान किया था। अब समझिए दीवानी का मतलब क्या होता है, दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूल करने का अधिकार। अब बताइए कि अगर राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया तो एक तरह से प्रशासनिक भी आपके अंडर में आ जाएगा। तो पहली बार यही है, दीवानी प्रदान करने का अधिकार वह मिलता है अंग्रेजी को। किनके द्वारा, याद करिए आप, तो वह है बक्सर का युद्ध होता है। और अब बताइए उस बक्सर के युद्ध में 3 प्रमुख जो बादशाह होते हैं उनकी हार होती है। एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और दूसरा अवध के नवाब कौन, शुजाउद्दौला, और एक मुर्शिदाबाद के जो इधर भाग के जाता है ये मीर कासिम, वही ना होता है, मीर कासिम जाता है भागकर, जब ये मीर जाफ़र को बना दिया जाता है, मीर कासिम आता है, मीर कासिम भागकर कहाँ जाता है, मतलब एक
संधि बना रहा होता है शाह आलम द्वितीय के साथ और सिराजुद्दौला के साथ, और यह भनक अंग्रेजों को पता चल जाती है, जिसमें बोला जाता है कि इस युद्ध के बाद जो भारत का अंग्रेजों का भारत में जो जड़ है यहीं से मजबूत होने लगता है। यानी वह मतलब कहने का मतलब उससे पहले तो वो एक तरह से मतलब ब्रिटिश कंपनी के रूप में वो अधिकार कर रहा होता है, यानी कहने का मतलब एक तरह से वह व्यापारी के रूप में, लेकिन यहाँ से वह प्रशासनिक क्षेत्र को भी अपने अंडर में ले लेता है। क्योंकि आपको मालूम होगा, वही देखिए प्रश्न पूछ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी यहीं से प्रदान हुआ है। तो यह कह सकते हैं कि एक बक्सर का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने क्या कर दिया, अंग्रेजों का या भारत का तख्ता फ्लट कर दिया, जो अंग्रेजों को यह निश्चित कर दिया कि अब आने वाला टाइम में अंग्रेज क्या होगा, इसका वास्तविक अधिकार करने वाला है। तब वही हो जाएगा, दीवानी प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, बक्सर के युद्ध में क्या होता है, यह 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को क्या किया जाता है, इधर अवध के नवाब से क्या किया जाता है, इलाहाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर वह शाह आलम द्वितीय को बादशाह को दे दिया जाता है, और उसके बदले में क्या किया जाता है, दीवानी ले लिया जाता है, यानी दिवाली वसूल करने का अधिकार ले लिया जाता है। और जो शाह आलम द्वितीय होता है उनको 32 लाख रुपये सालाना देकर उनको बोल दिया जाता है, और उसके बदले में जो अवध के जो मुर्शिदाबाद के नवाब होते हैं उनको 52 लाख रुपये सालाना, हालांकि बाद में घटाकर वो 32 लाख भी कर दिया जाता। और उसके बाद इतना देने के बाद जो भी पैसा बचता था वह कंपनी के नियंत्रण में होगा तथा वह अपने नियंत्रण में रखेगा तथा वह अपने राजस्व जिसे जहाँ भी वो खर्च करे। तो ये था दीवानी प्रदान करने का जो अधिकार है, वही शाह आलम द्वितीय को के द्वारा मिला था। जो शाह आलम द्वितीय उस समय अवध के नवाब थे, काफ़ी बूढ़े भी हो चुके थे उस वक्त। नेक्स्ट देखिए 32 में, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वह कौन था जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अब आपको मालूम होना चाहिए कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से पुर्तगालियों द्वारा दो स्थान पर वहाँ पर वह उसको अधिकार में लिया गया था, एक हुगली और एक चटगांव, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर तो हुगली है, चटगांव है ही नहीं। अगर चटगांव होता तो वह भी होता, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि जो चटगांव है बंगाल सल्तनत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। इसको लेके क्वेश्चंस भी आता है, पोर्टो ग्रांडे चटगांव को लेकर, इसी के सेंस में आता है कि जो ये फारसी और बंगाली में शाही बंगाल के रूप में उसको पार्टो ग्रांडे के रूप में जाना जाता था। तो यह हो जाएगा, हुगली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 में, एक द्वीप द्वारा निर्मित भारत का सबसे बड़ा नंबर कह रहा है, एक द्वीप पर निर्मित कौन है। तो आपको मालूम होना चाहिए वह द्वीप कौन सा, साल्वी द्वीप है। साल्वी नहीं, साल्टेस कहिए, है ना। साल्टेस द्वीप पर मुंबई है, इसी का शहर ठाणे भी यहीं पर स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत के महाराष्ट्र प्रदेश के जो पश्चिम में मुंबई है का ठाणे शहर इसी द्वीप पर स्थित है। तथा आपको यह भी पता होना चाहिए कि वहाँ का जो एक पार्क है, संजय गांधी पार्क है, वह भी इसी द्वीप पर है ना, जो पहले बेरोली नेशनल पार्क के रूप में जाना था, अभी तो संजय गांधी नेशनल पार्क के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में देखिए, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है। बताइए, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाना जाता है, अंग्रेजों को, डचों को, पुर्तगालियों को और फ्रांसीसियों को। इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगालियों को। आपको यह मालूम होना चाहिए कि भारत में तंबाकू लाने का जो अधिकार है वह पुर्तगालियों का है। सिर्फ तंबाकू ही नहीं, आलू हो गया और अनानास हो गया और क्या कहिएगा, मक्का हो गया, पपीता हो गया, ये सभी क्षेत्र, लीची हो गया, शकरकंद हो गया, संतरा हो गया, ये सभी चीज़ों को लाने का श्रेय पुर्तगाल को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में है एस्तादो द इंडिया, कार्टेज और इनविजिशन और पार्टो ग्रांडे। अब इस चीज़ को समझते हैं, देखिए क्या है। पहला है एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया क्या था, एस्तादो द इंडिया था जिसमें था पुर्तगालियों के सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य का नाम, वही एस्तादो द इंडिया कहलाया। देखिए पुर्तगालियों ने क्या किया था, सामुद्रिक जो भारतीय साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया, क्योंकि उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रण करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया था। तो इसी के कारण वह जो है एस्तादो द इंडिया के रूप में जाना गया था। पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था, जिसके तहत उसने हिंद महासागर पर होने वाले व्यापार को नियंत्रण तथा कर लगाने का प्रयास किया था। और आपको मालूम होना चाहिए ना, ये पुर्तगालियों के द्वारा एक क्या किया गया था, इस नियंत्रण को लेकर एक व्यवस्था लागू किया गया था, जो कार्टेज अरमेडा व्यवस्था कहलाया। इसको आगे चर्चा होगी। देखिए कार्टेज है ना, वही कार्टेज अरमेडा व्यवस्था कहलाया। और यह कार्टेज अरमेडा व्यवस्था होता था जिसमें कोई भी भारतीय या अरबी जहाज़ अगर बंगाल की खाड़ी में व्यापार करना चाहता या वहाँ से जाना चाहता, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा,
कार्टेज यानी पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ेगा, और उस परमिट के अनुसार मिल जाता था। उसके बाद क्या होता था, वो जो भी काफिला है उसके साथ में एक पुर्तगाली जहाज भी साथ साथ में उसकी सुरक्षा के लिए चलता था। तो वही कार्टेज अरमेडा व्यवस्था भी था, जो किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। देखिए अब ऑप्शन बी में देखिए कार्टेज है, तो कार्टेज यही था जो कार्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था का लाया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकते हैं। और जिनको ये कार्टेज का मतलब होता है एक अधिकार पत्र दिया जाता था, एक पत्र होता था, परमिट होता था, जिस प्रकार से लाए होता है ना परमिट, वो परमिट मिलता था, वही कार्टेज का लाया। तो पुर्तगालियों द्वारा जारी करे जाने वाला आज्ञा पत्र तो किस लिए जारी किया जाता था, वह किया जाता था अरब सागर में कहने का मतलब ये जहाज के द्वारा जाने के लिए, व्यापार करने के लिए। यानी अरब सागर में आपको अगर व्यापार करना है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, और वही परमिट जो कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था कहलाया, वही कार्टेज एक परमिट होता था। एक है इनिक्विजिशन क्या है, देखिए क्या है, इसको थोड़ा समझिए। 1560 ईस्वी में क्या होता है, गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। आपको मालूम होगा ना, पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म का काफ़ी बढ़ चढ़कर भारत में प्रचार किया तथा बहुत सारे को ईसाइयों को मतलब बोला जाता है ईसाई के लिए वह किसके दरबार में, अकबर के भी दरबार में बहुत बार भेजता है, 2 बार भेजता है उन्हें ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए। तो यही था। तो 1560 ईस्वी में क्या होता है, गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय जिसे इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनिक्विशन की स्थापना की गई थी। तो वही होता पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। कैसा था, ईसाई धर्म से रिलेटेड था, यही इनिक्विशन कहलाया, जिसको इंग्लिश में इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनिक्विशंस कहा गया। पोर्टो ग्रांडे क्या था, पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संध्या। यही इसकी चर्चा भी हम लोगों ने किए थे कि क्या होता है, बंगाल में हुगली और चिटगांव में अधिकार करने में सफल होता है पुर्तगाली। और यह जो चिटगांव जो होता है उस समय जो बंगाल सल्तनत का सबसे बड़ा बंदरगाह होता है, जिससे फारसी और बंगाली में शाही बंगाल के रूप में भी जाना जाता है। तो वही पार्टे, जिसको हम लोग पार्टे ग्रांडे के रूप में भी जाना जाता है, शॉर्ट भाषा में बोलते हैं, पुर्तगाली द्वारा चिटगांव द्वारा दी गई संध्या। नेक्स्ट 36 में देखिए, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रमानुसार कौन है। अब देखिए वांडीवास बक्सर युद्ध। अब बताइए वांडीवास का युद्ध कब होता है, यह वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में। क्यों होता है, यह होता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जिसमें क्या होते हैं, अंग्रेज और फ्रांस आपस में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। और यही वांडीवास के युद्ध के बाद क्या होता है, फ्रांसों का पतन स्टार्ट हो जाता है और फ्रांस कुछ सीमित एरिया तक सिमट कर रह जाते हैं, है ना। तो वांडीवास का युद्ध, जिसमें कौन का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, वह अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था। और इधर फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं कॉन्टलाली कर रहे होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, बक्सर का युद्ध या वही बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर दीवानी प्रदान होता तो यही बक्सर के युद्ध के बाद, जिसमें हम लोगों ने देखा था ना, शाह आलम द्वितीय को क्या करता, इलाहाबाद के क्षेत्र, इलाहाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्र को दे देता है, तथा उसके बदले में वह वहाँ का बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी ले लेता है। यानी दीवानी कहने का मतलब वहाँ का राजस्व वसूल करने का अधिकार। एक आप समझ सकते हैं, अगर राजस्व वसूल का अधिकार आ गया तो वह प्रशासनिक नियंत्रण भी धीरे धीरे उसके हाथ में आना ही निश्चित है। बक्सर का युद्ध, अंबुर का युद्ध क्या था, हम लोगों ने देखा था ना कि जब डुप्ले क्या करता है, मद्रास पर अधिकार कर लेता है, तब कर्नाटक के जो उस समय नवाब होते हैं अनबरुद्दीन, वो क्या करते हैं, वह अंग्रेजों को सपोर्ट में, क्योंकि वो आपको द्वितीय युद्ध में क्या होता है, वो हार जाता है ना, फिर से मतलब उसकी सत्ता पलट हो जाता है, तो वह क्या करता है, अनबरुद्दीन भेजता है डुप्ले को हराने के लिए अपना सैनिक को, जिसमें डुप्ले नहीं हारता, कामयाब भी होता है, जीत भी जाता है वो दोनों। तो वह जो युद्ध होता है, कपाट पार्क है, एक अंबूर पार्क है, उसी में होता है ये दोनों, स्थल का नाम है वहाँ मद्रास में। तो वही अंबूर युद्ध कहलाता है। प्लासी का युद्ध जो 1700 कब होता है, 57 ईस्वी को। यही प्लासी कहने का मतलब यहाँ से अंग्रेजों का क्या होता है, एक तरह से उधर भी क्या होता है, बंगाल में भी स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि उधर क्या होता है, ये सिराजुद्दौला जो होता है उसके मतलब उसके जो कुछ अपने होते हैं उसके साथ अंग्रेज साठ-गाँठ कर उसको हरा देता है। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध। तो सही कालक्रमानुसार कौन हो जाएगा 36 का, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, पहले अंबूर होगा, फिर प्लासी होगा, बांडीवास होगा, फिर बक्सर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 में, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है बताइए।
यूरोपीय शक्तियों के परवेश। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, बिल्कुल गलत बात, वह 1498 में किया था। बी में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया, बिल्कुल सही बात है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में दक्षिणी के मसूलीपट्टनम में लगाया। तीसरा है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना, बिल्कुल सही बात है, यह भी पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। उसके बाद चौथा है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। देखिए अभी हम लोग चर्चा किए थे ना कि डुप्ले के नेतृत्व में क्या होता है, क्योंकि डुप्ले क्या करना चाहता, वह डुप्ले अंग्रेज को कमज़ोर करना चाहता, उसकी शक्तियों को छीन करना चाहता, और उस समय मद्रास एक बहुत संपन्न होता है, तो वह क्या करता है, मद्रास पर कब्जा करना चाहता है, और वही मद्रास पर जीत करने के लिए वह क्या करता है, वह एक मतलब आज्ञा पत्र के द्वारा वह एक नौसैनिक क्या बोलता है, जहाजी बेड़ा के नौसैनिक के रूप में ला बुर्दने को बुलाता है और उसको अपने पैसा देकर उसको जहाजी बेड़ा मजबूत करने को देता है। यह अंग्रेजी का फ्रांसीसी का ही होता है। उसके बाद क्या होता है, वह मद्रास पर कब्जा करता है 1746 ईस्वी में डुप्ले। और उसके बाद जब यह कब्जा करता है तो कर्नाटक के जो नवाब रहते हैं अनबरुद्दीन, वह भी अपना सेना को भेजते हैं, जिसमें वो युद्ध होता है हम्बीर युद्ध में, जिसमें वो डुप्ले ही कामयाब रहता है। लेकिन लास्ट में जब वह संधि हो जाता है, क्या, एला सापेल की संधि, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए वहाँ फ्रांस और किसके बीच, इंग्लैंड के बीच युद्ध हो रहा था, जिसके कारण फिर डुप्ले को मद्रास वापस करना पड़ जाता है इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 में भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। तो भारत ने फ्रांसीसियों में अपने सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था, सूरत में। अब बताइए, अब फ्रांसीसी भारत में कब आता था, वही लुई 14वां जो थे उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मंत्री कॉलबर्ट और सरकार की सहायता से 1664 ईस्वी में क्या होता है, भारत से व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना की जाती है। और प्रथम जो फ्रांसीसी पहले होते हैं मेडागास्कर द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां पर उपनिवेश स्थापित करने में असफल होते हैं। फिर दूसरा गुट 1667 ईस्वी में चलता है, और उसके बाद वह पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में कहाँ स्थापित करता है, सूरत में स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 में भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी। तो पहली मुद्रण मशीन की स्थापना का श्रेय वह पुर्तगालियों को ही जाता है, ध्यान में रखिएगा। प्रिंटिंग प्रेस। 40 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, कैसे होते थे बताइए, केवल भंडार होते थे कि केवल उत्पादन केंद्र होते थे, कि भंडार एवं उत्पादन दोनों होते थे। तो भंडार एवं उत्पादन दोनों होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 में पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा दमन द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारतीय सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया। अब कह रहा है कि गोवा को और दमन द्वीप को किस जन आंदोलन पर, तो वह 1961 ईस्वी के जन आंदोलन का। आपको मालूम होगा ना 20 दिसंबर 1961 ईस्वी को या उससे पहले पैदा हुए सभी व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दे दी गई थी, वह 1961 में ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था। हम लोगों ने चर्चा किया था कि पुर्तगाली जो होते हैं सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का आते हैं, तथा उनको जब आते हैं तो वह कहाँ आते हैं, कालीकट के बंदरगाह कपककुड में आते हैं। उसके बाद जो स्थानीय जो राजा रहता है कालीकट के जेमरिन, वह उसका भव्य स्वागत करता है और साथ में उसे जड़ी बूटी तथा मसालों को ले जाने के साथ में आज्ञा देता है। वह 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा वापस चले जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो होता है पुर्तगाली होता है वह पेट्रो अल्वरेज कैब्रोल, वह 1500 ईस्वी में भारत में आता है। तो यही इसका हो जाएगा, 1500 दिया हुआ पेट्रो अल्वरेज ही होगा सही इसका। नेक्स्ट 43 में देखिए भारत ने भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है। अब बताइए भारतीय वस्त्रों के प्रमुख निर्यात, अब याद करिए भारत के मसालों को एक विश्व में पहचान दिलाने का श्रेय किसे है, तो वह है पुर्तगालियों का। जिस तरह से पुर्तगालियों ने भारत के मसालों की पहचान पूरे विश्व में दिलाई, ठीक उसी प्रकार डचों ने वस्त्रों के निर्यात की पहचान पूरे वर्ल्ड में दिलाई। तो यह डच हो जाएगा, यानी डच कहने का मतलब डच होगा, यही है। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों का निर्यात में अधिक महत्व दिया। देख लीजिएगा कहीं कहीं प्रश्न इसका और भी देखने को मिल रहा है, तो आप अपना वक्तव्य भी दे सकते हैं। 44 में डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे। तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे, फ्रेंच रहे, पुर्तगीज रहे, अंग्रेज रहे, स्वीडिश रहे, कौन रहे। अब बताइए डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल कौन हुए, तो वह हुए अंग्रेज हुए। अब बताइए अंग्रेज ही ना हुआ, क्योंकि जो युद्ध होता है कौन सा युद्ध, वेदरा का युद्ध।
वेदरा का युद्ध में क्या होता है, डच और अंग्रेज एक दूसरे सामने सामने भिड़ जाते हैं बंगाल में, और इसमें डचों की पराजय होती है। डचों को पराजय के साथ ही भारत में उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है और इसका बोरिया बिस्तर समेटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 में, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। अभी हम लोगों ने देखा था वह निर्णायक युद्ध बेदरा, जो कहाँ, बंगाल में हुआ था। इसी युद्ध में क्या होती है, डचों की पराजय होती है और इस पराजय के बाद क्या होता है, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। अगर पूछ दिया जाए डच जो आता है वह अपना व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करता था, आपको मालूम होना चाहिए ना। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच व्यापारिक कंपनी मिलकर क्या होते हैं, भारत में उसको व्यापार करने का अधिकार पत्र जारी होता है और वह 1605 ईस्वी में आता है। और व्यापारिक कोठी अपना कहाँ स्थापना करता है, मसूलीपट्टनम में करता है। 1602 ईस्वी में पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 में, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की, आइए क्या, वह मसूलीपट्टनम में स्थापित किया जाता है। और क्यों किया जाता है, इससे डचों के अगर आगमन की बात की जाए तो 1596 ईस्वी में कार्नेलियस हॉटमैन वह भारत में जरूर आते हैं, वह सुमात्रा द्वीप पर पहुंचते हैं, लेकिन जो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में वहाँ के शासकों के द्वारा एक व्यापारिक कंपनी के रूप में वह विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर जो 1602 ईस्वी में वो अधिकार मिलता है, जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड के नाम से विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई थी, जो VOC के कंपनी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापार है। अब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ ना व्यापारिक कंपनी, यहाँ लिखा हुआ पहला अंग्रेजी व्यापारी, सिर्फ अंग्रेजी है, तो वह था रॉल्फ फिच। बोला जाता है रॉल्फ फिच 1585 से 91 के बीच में वह भारत में आ चुका था। और भारत में आने के साथ साथ वो बोला जाता है शायद वो आगरा भी गया था और इलाहाबाद के भी रास्ते गया था। 1585 से 91 के बीच में यह रॉल्फ फिच आता है ना। वो और भी बहुत सारा यात्रा करता है, तो यह रॉल्फ फिच हो जाएगा। अब ऐसा नहीं, प्रश्न का जवाब आप क्या मार दीजिए, ये जॉन हॉकिंस मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। अब बताइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए में है मर्चेंट एडवेंचर्स, यानी साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारी, या ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारी, या लिस्टेड शहर के कुछ व्यापारी, या इनमें से कोई नहीं। हाँ, ये बात तो जरूर है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था, लेकिन वह किस तरह से किया गया था, तो आपको हम बता दें कि सितंबर 1599 ईस्वी में क्या किया जाता है, लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन करते हैं। और इन व्यापारियों ने क्या करता, पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। और वह कंपनी का नाम क्या रखा था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द इंडीज रखा गया। उसके बाद वही फिर महारानी एलिजाबेथ उस पर अधिकार देते हैं, अधिकार पत्र 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आज्ञा पत्र जारी होता है। और आपको बता दें जब कंपनी का गठन हो रहा होता है तो उस समय जो उसके गवर्नर बनाए जाते हैं वह कौन बनाए जाते हैं, वह बनाए जाते हैं टॉमस स्माइथ। उसकी चर्चा आगे करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 1600 को किसने रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया। अब बताइए 31 दिसंबर को किसने, हम लोगों ने देखा था ना कि 1599 ईस्वी में क्या होता है, लंदन के कुछ व्यापारियों ने किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन करता है। और इन व्यापारियों ने पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 ईस्वी में एक क्या करता है, कंपनी का गठन करता। और उस कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र जारी कर 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त करता है, तो वह हो जाएगा रानी एलिजाबेथ हो जाएगा। नेक्स्ट 50 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ध्यान में रखिएगा वह हो जाएगा टॉमस स्माइथ। टॉमस स्माइथ कौन थे, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी यानी अक्टूबर 1600 ईस्वी में जब इसकी गठन किया गया था, जब निर्माण किया जा रहा था, उस समय इसके गवर्नर 4 महीना के लिए टॉमस स्माइथ को ही बनाया गया था। उसके बाद फिर से री इलेक्टेड के रूप में 1603 ईस्वी से लेकर इनको री इलेक्ट किया गया गवर्नर के रूप में। तो यह ध्यान में रखिएगा, कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का प्रथम गवर्नर, ऐसा नहीं कह रहा भारत में कहा था। तो हम लोगों ने देखा था कौन थे उसमें थे, एक हम लोगों ने देखा था हॉकिंस को देखा था, है ना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो जिसमें हम लोगों ने देखा था
कौन? वारेन हेस्टिंग्स को। एक और भी प्रश्न इससे रिलेटेड था जिसमें हम लोगों ने देखा था रॉबर्ट क्लाइव के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का उत्तराधिकारी। रॉबर्ट क्लाइव को इसलिए कहा गया क्योंकि आप हमने देखा था कि किस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क के रूप में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में काम करने के लिए आता है, लेकिन 1746 ईस्वी में ये मुगलों का आक्रमण के बाद उसे दूर जाना पड़ता है, लगभग 12-13 मील दूर जाकर सेंट फोर्ट में रहना पड़ता है, वहाँ उसको सैनिक का नौकरी मिलता है। उस प्रकार से धीरे धीरे वो किस प्रकार से सैनिक के साथ साथ वो क्या हो जाता है, राजनीतिक रूप में भी प्रशिक्षित हो जाता है। इसके कारण वह उसे गवर्नर, बाद में गवर्नर जनरल भी बनाकर उसको भारत में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन है 51 में? 51 में अगर कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत आया था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वह हेक्टर नामक जहाज़ से 1608 ईस्वी में, यह पहला ब्रिटिश होता है जो भारत की धरती पर कदम रखता है 1608 ईस्वी में, हेक्टर नामक जहाज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 में किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों का सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दे दी? बताइए। हमने बताया था ना कि प्रथम जो अधिकार है वह जहांगीर के द्वारा 1608 ईस्वी में दिया जाता है। कब? जब विलियम हॉकिंस आते हैं, वह सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापना करने के लिए अनुमति मांगते हैं। अनुमति मिल जाता है, लेकिन पुर्तगालियों तथा जो गुजरात के सौदागर होते हैं उनका काफ़ी विरोध के कारण वह अनुमति को रद्द कर दिया जाता है। फिर बाद में 1613 ईस्वी में जहांगीर ने सूरत में अस्थायी कोठी, यहाँ अस्थायी पर भी ध्यान दीजिएगा, अस्थायी कोठी खोलने का अनुमति दिया था जहांगीर के द्वारा। हालांकि इससे पहले मसूलीपट्टनम में वो खोला जा चुका था 1611 ईस्वी में व्यापारिक कोठी। नेक्स्ट 53 में देखिए, कौन इंग्लैंड के सम्राट ने जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? अब करा 1615 ईस्वी में, तो वह थे सर टॉमस रो। ये वही सर टॉमस रो जो लगभग 10 महीने 12 दिन के बहुत लंबे यात्रा के बाद, काफ़ी थकान भरे के बाद वह सूरत की धरती पर, सूरत के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। और उस समय सूरत के जो अधिकार होता है जहांगीर के बेटे खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बनता, उनके अधिकार क्षेत्र में होता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो खुर्रम विरोध करते हैं, और वह इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर अपना क्या करे, अपना फैक्ट्री लगाए या फिर अपना शासन करे, वह नहीं चाहते। इसके कारण वह काफ़ी उनको वहाँ पर भी मतलब अवहेलना को झेलना पड़ता है। वहाँ पर उसके जो सैनिक होते हैं, कौन? ये खुर्रम के तथा और भी जो होते हैं उसके साथ बहस भी करते हैं, तो अपना बचाव भी करता है। उसके बाद 18 अक्टूबर को खुर्रम के द्वारा वो अधिकार पत्र जारी किया जाता है कि आप अपना सामान उतार सकते हैं लेकिन रह नहीं सकते सूरत में, तो वही वो जहाज़ पर ही उनको रहना पड़ता है। तो सोचिए उस समय कितना मतलब काफ़ी संघर्षपूर्ण था, और किस तरह से वहाँ के जो राजा थे, प्रिंसेप, जो सोचकर भेजे थे जेम्स प्रिंसेप कि यह ब्रिटिशर्स को क्या कर पाएगा, ब्रिटिशर्स के लिए भारत में व्यापार को स्थापित कर पाएगा, तो वह बाकी में करने में सफल रहता है। देखिए संघर्ष कितना। फिर वो दिसंबर में वो जाते हैं राजा दरबार में जहांगीर के अजमेर में। फिर 16 में उनसे मुलाकात होती है, फिर वही मुलाकात होती है। द ग्रेट मुगल्स अगर आप पढ़ने का मौका मिलेगा तो वहाँ पढ़िएगा, इसके बारे में डिटेल्स चर्चा किया गया। सर टॉमस रो का 3 साल का बृहंत यात्रा। और लास्ट में हम आपको एक बात बता दें जानकारी के लिए, जब सर टॉमस रो जाने लगते हैं इंग्लैंड, तो 3 मंथ जाने से 6 मंथ पहले क्या कर पुर्तगालियों के द्वारा सूरत पर, बंदरगाह पर आक्रमण कर दिया जाता है। और इस आक्रमण के बदले में वह जो जहांगीर होता है वह अंग्रेजों से मदद मांगता है। तो वही सर टॉमस रो राजी तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बदले में वह सूरत तथा बंगाल पर भी व्यापारिक एकाधिकार का छूट मांगते, व्यापार करने का, और वह छूट दे दिया जाता। और वह जो अधिकार है वह जो लेकर कहाँ जाते हैं, वो ब्रिटिश के राजा को यहाँ जाकर सौंप देते हैं। तो एक तरह से कहिए कि यहीं से भारत गुलाम होना स्टार्ट हो गया था, या अंग्रेज़ों के मुट्ठी में जाना स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया। यही कदम था सर टॉमस रो का वो यात्रा। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते, तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।